साथियों, जीके विद राकेश संगीड प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं राकेश जांदू। जो हमने पहले 3 क्लासें पूरी कर ली थी, उसमें हमने यातायात के नियम की संकेत पढ़ लिए थे। उसके अलावा हमने आपातकालीन स्थितियां और फर्स्ट एड के बारे में भी पढ़ लिया था। आज हम इसी में, ये चौथी क्लास है, इसमें कर रहे हैं इनसे संबंधित जो भी MCQ है उसको कर रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पेपर में बनने की संभावना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो हम क्लास को देखते हैं आगे। ये क्लास है, क्वेश्चन है दम घुटने के लक्षण हैं। इसमें से कौन कौन से लक्षण हैं जो दम घुटने के हैं? बोलने में कठिनाई, खांसी की तीव्र आवाज, शरीर का नीला होना। तो दम घुटने के लक्षण है, ये बोलने की कठिनाई भी है, खांसी की तीव्र आवाज भी है और शरीर का नीला होना भी। तो इसमें चारों ही हैं जो दम घुटने के लक्षण हैं। इसके बाद में हम आगे देखते हैं। आगे हेमलिच मैनूवर के दौरान व्यक्ति को किस स्थिति में खड़ा करना चाहिए? हेमलिच मैनूवर की स्थिति में व्यक्ति को किस प्रकार खड़ा करना चाहिए? सीधा खड़ा करना चाहिए, लेटाना चाहिए, उल्टा लटकाना चाहिए या पीछे से खड़ा होना चाहिए? तो पीछे से खड़ा होना, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे शिशु होगा, जो छोटा शिशु होगा उसको दम घुटने की स्थिति होगी, तो उसका हमें किस प्रकार का फर्स्ट एड देना है, इससे संबंधित में क्वेश्चन है। 5 बार पीठ थपथपाएंगे, चुप रहना, शिशु को उल्टाना और चिकित्सक से तुरंत संपर्क करना। तो इस प्रकार यदि शिशु में दम घुटने की शिकायत है तो उसमें हम उसकी 5 बार पीठ को थपथपाएंगे, ठीक है। इसके बाद में आंतरिक घाव किसे कहते हैं? घाव 2 प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक घाव होता है और एक है बाह्य घाव होता है। आंतरिक घाव और बाह्य घाव दोनों अलग है। बाह्य घाव होता है जिसमें शरीर की बाहरी चोट होती है, शरीर पर बाहरी चोट, और आंतरिक में शरीर के आंतरिक भागों में चोट होती है जिसमें ब्लीडिंग होती है जो बाहर नहीं आती है। तो इसमें घाव जो शरीर के बाहर दिखाई देते हैं, वे घाव जो शरीर के भीतर होते हैं, वे घाव जो रक्त स्त्राव से होते हैं, वे घाव जो त्वचा पर होते हैं। तो ऐसे घाव जो आंतरिक घाव होते हैं वो शरीर के भीतर घाव होते हैं। इसके बाद में आंतरिक घाव से यदि रक्त बह रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? तुरंत अस्पताल ले जाए, शांति से बैठ जाए, पानी पिलाए और घाव को ढक ले। आंतरिक घाव है तो उसको हम घाव को ढक नहीं सकते, पानी पिलाने से घाव पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हमें तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। इसके बाद में यह है 3rd डिग्री जलन, किस प्रकार का घाव होता है? 3 प्रकार की जलन में घाव होते हैं, 1st डिग्री, 2nd डिग्री और 3rd डिग्री। 1st डिग्री होता है जिसमें त्वचा का ऊपरी भाग जिसमें लाल चकत्ते हो जाते हैं और इतना जलन नहीं होता, और 2nd डिग्री घाव होता है जिसमें त्वचा की ऊपरी परत जल जाती है और तेज और असहनीय दर्द होता है। और फिर होता है 3rd डिग्री। 3rd डिग्री में घाव की पहली और दूसरी लेयर जल जाती है, शरीर की तीसरी लेयर आ जाती है, इसमें दर्द कम होता है लेकिन त्वचा में कालेपन और पपड़ी बन जाती है, त्वचा काली हो जाती है और त्वचा की पपड़ी बन जाती है। इसके बाद में जलने के घाव को संक्रमण से रोकने के लिए क्या लगाया जाता है? यदि हमारी किसी भी प्रकार की जलन हो गई है और उस घाव पर संक्रमण नहीं फैले, इसके लिए हमें किस प्रकार की दवा काम लेनी है? तो ये एंटीबायोटिक क्रीम लेनी है, या सिल्वर सल्फाडाइजिन क्रीम लेनी है, या एलोपैथिक दवा लेनी है। तो यह इसकी कोई ऐसी क्रीम नहीं है। इसमें हमें किस प्रकार की जलने के लिए दवा काम लेनी है? तो इसमें हमें सिल्वर सल्फाडाइजिन क्रीम को काम में लेना होता है। इसके बाद में 3rd डिग्री जलन में दर्द क्यों नहीं होता, यानी दर्द कम क्यों होता? 3rd डिग्री का जलन होगा उसमें दर्द कम क्यों होगा? क्योंकि जलन शरीर के अंदरूनी अंगों में होती है, क्योंकि त्वचा पूरी तरह से जल चुकी होती है, क्योंकि जलन बहुत हल्की होती है, या क्योंकि रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है। 3rd डिग्री जलन होती है जिसमें हमारी त्वचा पूरी तरह से जल जाती है, जिसकी वजह से इतना दर्द नहीं होता। 3rd डिग्री जलन की वजह से जो दर्द होता है वो 1st या 2nd डिग्री के जलन की वजह से होता है, क्योंकि उसके आसपास 1st और 2nd डिग्री का जलन भी होगा, उसकी वजह से दर्द होगा। 3rd डिग्री से सीधा जलन नहीं होता है क्योंकि त्वचा जल चुकी होती है। इसके बाद में मिर्गी के दौरे का एक प्रकार है, उसको क्या कहते हैं? ग्रैंड माल सीजर,
हाइपोवैल्मिक शॉक, न्यूरोफिजिकल अटैक या ब्रेन स्ट्रोक। मिर्गी को किस प्रकार के नाम से जाना जाता है? इसमें ग्रांड माल सीजर के नाम से मिर्गी के दौरे को जाना जाता है। इसके बाद में 4 साल से कम उम्र का बच्चा है और उसको दौरा आता है तो वो किस कारण से आता है? 4 साल से छोटी उम्र के यदि बच्चे को दौरा आता है तो उसका मेन कारण कौन सा होता है? उसमें बुखार या मस्तिष्क का कोई विकार होगा या हृदय की कोई बीमारी होगी या उसकी किडनी फेल होगी। तो इसके 4 साल से छोटे उम्र में के बच्चे को दौरा आने का प्रमुख कारण होता है बुखार। बुखार की वजह से 4 साल से छोटे बच्चे को दौरे आने होते हैं। इसके बाद में हमें कोई भी बैंडेज बांध रहे हैं, पट्टी बांध रहे हैं, तो हमें किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए होता है? पट्टी बहुत ढीली होनी चाहिए या पट्टी को बहुत कसकर बांधना चाहिए? पट्टी को अंदर से बाहर की ओर बांधना चाहिए या पट्टी को 4 इंच से ज़्यादा खोलना चाहिए? कोई भी पट्टी बांध रहे हैं तो हमें उसको अंदर से बाहर की ओर बांधना चाहिए, जिसकी वजह से जो भी घाव है, ऊंड है, वो पूरी तरह से ढक जाता है। इसके बाद में स्ट्रेस फ्रैक्चर किस कारण से होता है? स्ट्रेस यानी तनाव का फ्रैक्चर किस कारण से होता है? एक समय में अत्यधिक आघात की वजह से, बार बार होने वाले छोटे तनाव की वजह से, या फिर संक्रमण की वजह से, या जन्मजात दोष की वजह से। जो स्ट्रेस घाव तनाव होते हैं, फ्रैक्चर होते हैं, वो छोटे छोटे तनाव की वजह से स्ट्रेस फ्रैक्चर होते हैं। इसके बाद में किस प्रकार के फ्रैक्चर लाइन में फ्रैक्चर लाइन हड्डी की लंबाई पूरी के अनुप्रस्थ होती है? कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें फ्रैक्चर में फ्रैक्चर लाइन होती है जो हड्डी के लंबाई के अनुप्रस्थ में होती है? ट्रांसवेरस फ्रैक्चर, तिरछा फ्रैक्चर, साइवरल फ्रैक्चर और ग्रीन स्ट्रिप फ्रैक्चर। इसमें ट्रांसवेरस फ्रैक्चर होता है जिसकी वजह से हड्डी की लंबाई अनुप्रस्थ होती है। इसके बाद में एसिड विषाक्तता या कि एसिड विषाक्त यानी किसी ने एसिड ले लिया है तो उसका हमें पास क्या इलाज, फर्स्ट एड क्या कर सकते हैं? रोगी को दूध पिलाएंगे, सोडियम सोडा बाइकार्बोनेट का घोल देंगे, उल्टी से रोकेंगे और रोगी को लेटाएंगे। इसमें हम यदि किसी ने एसिड ले लिया है तो उसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल देंगे। इसके बाद में साइनाइड विषाक्तता। साइनाइड यदि किसी ने साइनाइड का जहर ले लिया है तो हमें उसको कौन सा फर्स्ट एड देना चाहिए? सोडियम थायोसल्फेट, विटामिन के का डोज, ग्लूकोगोन का डोज या डेप्रोमेक्सिन का डोज। इसमें यदि किसी ने सल्फाइड साइनाइड का जहर ले लिया तो उसको हम सोडियम थायोसल्फेट का डोज देंगे। इसके बाद में कौन सी दवा है जो लीवर को नुकसान पहुंचा सकती है? ऐसी इसमें से कौन सी दवा है जो लीवर को नुकसान पहुंचा सकती है? वो दवा हमें फर्स्ट एड के रूप में नहीं देनी चाहिए। इसमें होता है एस्टोमिनोफेन, विटामिन सी, आयरन या ग्लूकोगोन। तो इसमें होती है जो लीवर को नुकसान पहुंचाती है एस्टोमिनोफेन। इसके बाद में आर्गन फास्फेट विषाक्तता का उपचार किसे दिया जाता है? आर्गन फास्फेट विषाक्तता होती है तो इसका उपचार हमें एट्रोपिन के वजह से, सोडियम बाइकार्बोनेट या सिरका या डेप्रोक्सिन की वजह से, इसका उपचार हम एट्रोपिन की वजह से करते हैं। इसके बाद में फूड पॉइजनिंग से बचाव के लिए उपाय कौन सा है? यदि किसी आदमी को फूड पॉइजनिंग हो गया या फूड पॉइजनिंग से बचाव के लिए हमें इसमें से कौन सा उपाय काम ले सकते हैं? खाने को ढककर रख सकते हैं, गंदे पानी का उपयोग कर सकते हैं, अनहेल्दी खाना खा सकते हैं या संदूषित मांस का उपयोग करने से। तो हमें खाने को ढककर रखेंगे तो फूड पॉइजनिंग होने की संभावना बहुत कम होगी। आगे जो क्वेश्चन है, साइनाइड विषाक्तता का एक प्रमुख लक्षण है। साइनाइड यदि किसी ने खा लिया है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसने साइनाइड ले लिया? तो उसका सिर दर्द करेगा, शरीर नीला पड़ जाएगा, सांस लेने में कठिनाई होगी। इसमें से साइनाइड के जो लक्षण है वो तीनों ही है, सिर दर्द भी होगा, नीलापन भी होगा और सांस लेने में कठिनाई भी होगी। तो ये चारों ही ऑप्शन सही है, तीनों ही सही है, 4 नंबर दे। इसके बाद में कौन सा एंटीडोट है जो आयरन विषाक्तता के लिए? इसमें से कौन सा एंटीडोट है जो आयरन की विषाक्तता के लिए हम काम में लेते हैं? डेप्रामेक्सिन, ग्लूकागोन, नालोक्सोन या सोडियम थायोसल्फेट। इनमें से डेप्रामेक्सिन है जो आयोडीन आयरन विषाक्तता के लिए हम काम में लेते हैं।
फिर है ये टंडन। टंडन क्या जोड़ता है? टंडन जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, या मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, या हड्डी को त्वचा से जोड़ता है, या मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ता है। टंडन जो होता है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। इसके बाद में लिगामेंट का क्या कार्य है? लिगामेंट मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, या हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, या अंगों की गति को नियंत्रित करता है, या रक्त संचार प्रदान करता है। लिगामेंट का काम होता है हड्डी को हड्डी से जोड़ना। इसके बाद में ये मोच। मोच किस प्रकार के ऊतक को प्रभावित करती है? जो मोच आती है वो किस प्रकार के ऊतक को प्रभावित करती है? मांसपेशी को, टंडन को, लिगामेंट को, या तंत्रिका को? मोच होती है जो लिगामेंट को प्रभावित करती है। इसके बाद में ये RICE में आई का क्या मतलब होता है? RICE में किस के लिए काम लेते हैं, या इसमें आई का क्या मतलब होता है? इमोलाइजेशन, आइस, इंजरी, या इन्फेक्शन? तो RICE में आइस का मतलब, आई का मतलब आइस होता है। इसके बाद में ये स्ट्रोक किस प्रकार, स्ट्रोक के किस प्रकार को ब्रेन स्ट्रोक कहा जाता है? स्ट्रोक के किस प्रकार को हम ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं? एस्थमेटिक स्ट्रोक, हेमोरेजिक स्ट्रोक, TIA, या तीनों कोई? इसमें से ब्रेन स्ट्रोक हम एस्थमेटिक स्ट्रोक को कहते हैं। ये जो बुक है, और इसमें हमने इस यातायात नियम और फर्स्ट एड के कम से कम 200 क्वेश्चन है, 200 MCQ है, और इसके साथ ही इसमें थ्योरी भी है। फर्स्ट एड की पूरी थ्योरी है, और इसके साथ है यातायात नियम की भी थ्योरी है, और थ्योरी के साथ इन सब के क्वेश्चन भी हैं। तो किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सारे के सारे इसमें हैं, आप इसको देख लेना। इसके बाद में स्ट्रोक के दौरान मरीज के साथ क्या करना चाहिए? यदि किसी मरीज को स्ट्रोक हो गया है तो उसको हमें क्या करना चाहिए? उसे आराम करने दे, उसे घबराने दे, उसे तुरंत अस्पताल भेजे, या उपरोक्त सभी? तो कोई भी स्ट्रोक किसी मरीज को हो गया तो हमें तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। स्ट्रोक का प्रमुख कारण क्या है? किसी को स्ट्रोक आ गया है तो उसका प्रमुख कारण है कौन सा? एक तो है रक्त वाहिका का अवरुद्ध हो जाना, रक्त वाहिका का फटना, या दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। तो किसी को स्ट्रोक आ गया है तो उसमें रक्त वाहिका का अवरुद्ध भी होना है और रक्त वाहिका का फटना भी है, तो ऑप्शन सी। इसके बाद में ये फर्स्ट एड दिवस कब मनाया जाता है? फर्स्ट एड दिवस जो होता है उसको मनाते कब? जनवरी का पहला सोमवार, सितंबर माह का दूसरा शनिवार, अगस्त माह का पहला रविवार, या जुलाई माह का पहला शनिवार? फर्स्ट एड सितंबर माह का दूसरा शनिवार। इसके बाद में एबीसी। एबीसी का पूरा नाम क्या है? एबीसी है क्या और इसका पूरा नाम क्या है? ए ऑप्शन में एयरवे, ब्रीथिंग, या सर्कुलेशन? एयरवे, ब्रीथ, या चेस्ट? सी में एयर ब्रीथ या कंप्रेशन? या डी में एयरवे, ब्रीथिंग, या चॉइस? तो इसमें ABC का पूरा नाम एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, यानी वायु मार्ग खोलना, ब्रीथिंग देना, और सर्कुलेशन यानी संपीड़न कर देना। इसके बाद में इंडियन गुड समोरिटन प्रोटेक्शन गाइडलाइन कब लागू की गई? ये गाइडलाइन जो ये बताती है कि भाई कोई भी गुड समोरिटन है या फर्स्ट एडर है तो वो किसी की जान बचाता है तो उस पर कौन कौन से नियम लागू होते हैं, उनको कौन कौन सी राहत मिलती है। तो ये 2015 में लागू हुई थी। कब हुई थी? 12 मई 2015 को। इसके तहत कोई भी फर्स्ट एडर है वो अपनी पहचान नहीं बता सकता, उसको पहचान बताने के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता है, और वो किसी का भी इलाज कर सकता है। फिर है हाइपोथर्मिया से क्या तात्पर्य है? हाइपोथर्मिया शरीर का तापमान बढ़ना होता है, या शरीर का तापमान कम होना होता है, रक्तचाप कम होना होता है, या रक्तचाप बढ़ना होता है। हाइपोथर्मिया का मतलब होता है शरीर का तापमान कम होना। शरीर का तापमान यदि कम होगा तो वो हाइपोथर्मिया है। इसके बाद में ये हाइपोग्लाइसीमिया से क्या तात्पर्य है? हाइपोग्लाइसीमिया जो होती है उसका क्या मतलब होता है? मधुमेह रोगी में रक्त शर्करा का कम होना, या मधुमेह रोगी में रक्त शर्करा का बढ़ना, या शरीर में पानी की कमी होना, या शरीर का अनियंत्रित होना। तो मधुमेह रोगी में रक्त शर्करा का कम होना है जो हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है।
और शरीर में पानी की कमी होने से डिहाइड्रेशन होता है। पानी की कमी से डिहाइड्रेशन होता है, और डिहाइड्रेशन के किसी भी पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो गया तो हम उसको खाने या पीने के लिए कुछ दे सकते हैं, बाकी के किसी भी प्रकार की समस्या होने पर हम उसको पेशेंट को खाने या पीने की चीज नहीं दे सकते। इसके बाद में सीपीआर देते समय शरीर को कितने डिग्री के कोण पर रखें। हम किसी को सीपीआर दे रहे हैं तो हमारे शरीर को हम कितने डिग्री के कोण पर रखना चाहिए, 45 डिग्री के कोण पर, 90 डिग्री के कोण पर, 60 डिग्री के कोण पर, या 120 डिग्री के कोण पर। हम किसी को सीपीआर दे रहे हैं तो हमारे शरीर को हमें 90 डिग्री के कोण पर रखना होता है। फिर है वायु मार्ग खोलने की विधि इनमें से कौन कौन सी है। हम किसी का वायु मार्ग खोल रहे हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन सी विधि है। एक है एयरवे, हेड टिल्ट, चिन लेफ्ट, या ए भी दोनों ही या कोई नहीं। तो किसी का वायु मार्ग खोलने की ये दोनों ही विधियां होती हैं। इसके बाद में AMBU का पूरा नाम क्या है, ये आप देख लेना, किस किस का पूरा नाम क्या है, किसका शॉर्ट नाम क्या है। इसके संबंध में आप क्वेश्चन में भी और बहुत सारे क्वेश्चन है बुक में, और थ्योरी में भी व्याख्या के साथ बताया हुआ किसका पूरा नाम क्या है और किसका क्या मतलब है। एयरवे मेन ब्रीथिंग यूनिट, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट, अलार्म मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट, एंटी मिक्स ब्रीथिंग यूनिट। तो AMBU का पूरा नाम है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। आगे है किसी बच्चे को सीपीआर व सांस देने का सही अनुपात क्या है। किसी बच्चे को सीपीआर देने या सांस देने का सही अनुपात 15:2 है, 15:1 है, 20:2 है, या 10:1 है। बच्चे को हम सीपीआर दे रहे हैं तो इसका सही अनुपात 15:2 है। और यदि कोई वयस्क है और वयस्क को सीपीआर देना है तो उसका सही अनुपात है 30:2। 30 संपीड़न के बाद हमें 2 बार ब्रीथिंग करनी होती है, 2 बार उसको कृत्रिम श्वास देना होता है। और यदि बच्चा है तो 15 संपीड़न के बाद में 2 सांस देनी होती है। इसके बाद में हार्ट फेलियर से क्या मतलब है। हार्ट फेलियर कब होता है, हृदय की पंपिंग प्रणाली में समस्या होने पर, रक्त प्रवाह में बाधा होने पर, रक्त का कलोथ बनने पर, या अत्यधिक मात्रा में रक्त बहने पर। तो हार्ट फेलियर होता है जब हृदय की पंपिंग प्रणाली में समस्या होती है तो आदमी का हार्ट फेल हो जाता है। इसके बाद में हार्ट अटैक कब होता है। हार्ट अटैक हृदय की गति रुक जाने पर, रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न होने पर, हृदय की पंपिंग प्रणाली में समस्या आने पर, या अत्यधिक तनाव होने पर। हार्ट अटैक आता है जब रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। इसके बाद में कार्डियक अरेस्ट का क्या मतलब होता है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है हृदय की गति रुक जाना, पेस मेकर से हृदय गति को संचालित करना, या हृदय की गति का तेज होना, या हृदय की गति का धीमे होना। कार्डियक अरेस्ट यानी हृदय की गति बिल्कुल रुक जाती है तो उसे कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। पेस मेकर तो किसी को कृत्रिम रूप से चलाने के लिए काम में लेते हैं। जो हृदय की पंपिंग सिस्टम काम नहीं करता है तो कृत्रिम रूप से पेस मेकर को काम में लेते हैं। ये क्वेश्चन 40 नंबर है। खेल गतिविधियों में कौन सी पट्टी का उपयोग लेता है। जो किस प्रकार की बैंडेज होती है उसको हम खेल गतिविधियों में काम लेते हैं। ट्यूबुलर बैंडेज, क्रैच बैंडेज, गोज पट्टी, या सर्पिल पट्टी। इसमें खेल गतिविधियों में ट्यूबुलर पट्टी को काम में लिया जाता है। इसके बाद में पट्टी करते समय पट्टी को कितना खोल कर रखना चाहिए। हम किसी को पट्टी कर रहे हैं तो हमें कितनी पट्टी पहले से आगे खोली हुई रखनी चाहिए, या पट्टी को किस प्रकार करना चाहिए। 4 इंच, 6 इंच, 2 इंच, या 2.5 इंच। पट्टी को 4 इंच खोल के रखनी चाहिए, और पट्टी को हमेशा अंदर से बाहर की तरफ करना चाहिए, अंदर से बाहर की तरफ करनी चाहिए। इसके बाद में स्टॉप का तरीका किस में काम लिया जाता है। स्टॉप का तरीका है जो अस्थिभंग में काम लिया जाता है, या सांप काटने पर काम लिया जाता है, या जन्म के समय काम लिया जाता है, या किसी के जलने पर काम लिया जाता है। स्टॉप का तरीका होता है जो जलने पर काम में लिया जाता है। इसके बाद में यह है यातायात नियम की क्वेश्चन। इसमें जीपीएस का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जीपीएस होता है इसका उपयोग दिशा ज्ञान के लिए किया जाता है, समय ज्ञान के लिए किया जाता है, या लोकेशन ज्ञान के लिए किया जाता है। तो जीपीएस का उपयोग तीनों के लिए ही किया जाता है।
इसके बाद में जीपीएस का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल प्लस सिस्टम, ग्लोबल पॉइंट सिस्टम, ग्लोबल पॉइंटिंग सिस्टम या ग्लोबल पॉइंट सिस्टम? तो इस जीपीएस का पूरा मतलब होता है ग्लोबल पॉइंटिंग सिस्टम। इसके बाद में ईटीसी का पूरा नाम क्या है? ईटीसी का पूरा नाम क्या है? आई टेस्ट कंसेंट, एयर टेस्ट कंपनी, एवरी टेस्ट कंप्लीट या इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन? इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन होता है जिसका मतलब होता है ईटीसी। इसके बाद में भारत में फास्ट टैग को अनिवार्य कब किया गया? जो फास्ट टैग लगता है उसको अनिवार्य कब से किया गया? 1 जनवरी 2018 से, 1 जनवरी 2017 से, 1 दिसंबर 2019 से या 1 अप्रैल 2020 से? तो फास्ट टैग को 1 दिसंबर 2019 से पूरे भारत में अनिवार्य किया गया है। इसके बाद में WPI क्या है? WPI क्या है? सड़क सुरक्षा यातायात कार्यदल है, जीपीएस सॉफ्टवेयर है, फास्ट टैग प्रणाली सॉफ्टवेयर है या वाहनों की जानकारी के लिए पोर्टल है? तो सड़क सुरक्षा यातायात कार्यदल WP फर्स्ट होता है। इसके बाद में कार्यदल फर्स्ट की स्थापना 1950 में किसने की थी? कार्यदल फर्स्ट है जिसकी स्थापना 1950 में किसने की थी? सड़क व परिवहन मंत्रालय भारत सरकार ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, UNEC ने या यूनिसेफ ने? तो कार्यदल फर्स्ट की स्थापना जो सड़क सुरक्षा से संबंधित संकेतकों को जारी करता है, सारे विश्व में एक जैसे संकेतों इसके लिए काम करता है, इसकी स्थापना 1950 में UNEC ने की थी। इसके बाद में वियना में सड़क चिन्हों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? वियना में जो सड़क चिन्हों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? 8 नवंबर 1968 में, 1 अप्रैल 1946 में, 20 दिसंबर 1953 में या 19 सितंबर 1949 में? तो वियना में जो सड़क चिन्हों पर सम्मेलन हुआ था 8 नवंबर 1968 में हुआ था। इसके बाद में मोटर वाहन अधिनियम 1981 में सड़क संकेतों को कितने प्रकार बताएंगे? मोटर वाहन अधिनियम में सड़क संकेतों को कितने प्रकार बताएंगे? 2, 5, 3 या 6? इसमें 3 मोटर वाहनों के संकेत बताएंगे। कौन कौन से? आदेशात्मक है, एक निर्देशात्मक है, एक है सूचनात्मक है। ये 3 प्रकार के सड़क संकेत होते हैं। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान रोडवेज को 2025 में कौन कौन से पुरस्कार मिले या इनमें से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? तो जो ये करंट का क्वेश्चन भी है और राजस्थान रोडवेज से संबंधित है, इसको भी आपको देखना है। रोड सेफ्टी अवार्ड या नॉन ट्रैफिक रेवेन्यू अवार्ड या MST प्रोडक्टिविटी अवार्ड ग्रामीण श्रेणी में या बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड, ये तीनों ही अवार्ड राजस्थान रोडवेज को रनर अप में रहा था और इसमें राजस्थान में ये बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड नहीं मिला था। और एक ये ध्यान रख लेना कि सड़क व परिवहन मंत्री कौन है? ये सड़क और परिवहन मंत्री डिप्टी CM प्रेमचंद बेरवा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नमस्कार।